मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाइए। मैंने आपको कहा था कि हम बेसिकली कुछ पॉलिटी के चैप्टर्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि सर कुछ क्लासेस हमें पॉलिटी की भी करवा दीजिए। तो उस ही श्रेणी में आज ये आपकी बेसिकली दूसरी मैं आपको पॉलिटी की क्लास दे रहा हूँ और आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। टॉपिक क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, क्योंकि संजीव खन्ना जो हैं वो भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 11 नवंबर 2024 के दिन वो शपथ लेंगे और बहुत इस समय करंट अफेयर की खबरों में छाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी बेसिकली चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है DY चंद्रचूड़, और जो नेक्स्ट बनेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में बेसिकली कुछ जजमेंट, कुछ डिसीजन जो हैं वो बड़े लिए हैं और वो बड़े डिसीजंस के पैनल के पार्ट भी रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत की बात करें तो उसके पार्ट थे संजीव खन्ना। इसके अलावा और भी कई सारे जजमेंट ऐसे हैं जो संजीव खन्ना उस पैनल के पार्ट थे और वो जजमेंट लिया गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, नॉट ऑन अ बेसिस ऑफ एज, ऑन अ बेसिस ऑफ डिसीजंस, कि जिसने जितने बड़े डिसीजंस ले रखे होते हैं उस बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलता है अगला चीफ जस्टिस, जो कि रिकमेंड किया जाता है मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, मौजूदा चीफ जस्टिस के द्वारा। तो DY चंद्रचूड़ ने बेसिकली रिकमेंड किया था नाम संजीव खन्ना का, और अब ये ऐलान हो ही गया है कि 11 नवंबर 2024 के दिन शपथ लेंगे संजीव खन्ना जी। तो चलिए कुछ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हैं उन्हें समझते हैं। पहला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? उद्घाटन पूछ रहा है, फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा। उद्घाटन का मतलब है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, इस तरीके से सवाल है। ठीक, पहली मीटिंग कब हुई थी, इस तरीके से सवाल है। चलिए जी, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B। चलिए जी, तो अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के बारे में तो उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करते हैं कि इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट बैठक कब हुई थी, तो देखो दो प्रकार के सवाल बनते हैं। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर वो आपसे पूछता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, अगर वो आपसे पूछता है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो आप क्या जवाब देंगे? इस्टेब्लिशमेंट पे सवाल बनेगा सर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और अगर वो आपसे सवाल पूछता है सर कि बेसिकली इसकी मीटिंग कब हुई थी, इसकी बैठक आपको कब देखने के लिए मिलती है, तो मीटिंग जो प्रथम आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है तिथि उसकी 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका पहले नाम हुआ करता था फेडरल कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट का पहले नाम हुआ करता था फेडरल कोर्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघीय न्यायालय, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघीय न्यायालय। इस संघीय न्यायालय का जो एक पीठ था, मतलब इसका दो बेंच आपको देखने के लिए मिलते थे। एक मिलती थी बेंच दिल्ली में इसकी, और एक बेंच इसकी आपको मिलती थी लंदन में। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब है 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर B जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास आपको देखने के लिए मिलती है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जजेस की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में जजेस की संख्या थी 1+7। करंटली कितनी है? करंटली आपको मिलती है 1+33। तो ये संख्या कौन बढ़ाता है, सवाल यहाँ पर ये।
चलिए जी, क्या होगा सवाल का सही जवाब? भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग। देखो, लॉ कमीशन की अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन की स्थापना कब हुई थी? लॉ कमीशन की स्थापना जो है सर बेसिकली आपको मिलती है 1833 चार्टर के माध्यम से। 1833 चार्टर के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। 1834 में, 1834 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। और अगर हम आज़ाद भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलते हैं MC शीतलवाड़, और विधि आयोग मिलता है पहला 1955 में। सवाल का सही जवाब है संसद, पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। करंट में संख्या है 1+33। स्टार्टिंग में क्या थी? स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलती थी 1+7। एक चीज़ याद रखिएगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 124 में आज भी संख्या 1+7 ही लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मतलब क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, योग्यता पूछ रहा है। करिए अटेम्प्ट जल्दी से। चलिए जी, क्या होगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में आपको लिखा हुआ। चलिए जी, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में आपको मिलती है क्या लिखी हुई? तो आपको यहाँ मिलती है क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई। क्वालिफ़िकेशन को हिंदी में बोलते हैं बेसिकली योग्यता। और अगर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय में योग्यता क्या है, तो देखो, पहली है इंडियन सिटीज़न, भारत का नागरिक हो व्यक्ति। दूसरी यहाँ पर जो योग्यता मिल जाएगी, 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट में, 5 साल तक न्यायाधीश, 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। कहाँ रहा हो सर? तो हाई कोर्ट में। HC का मतलब है हाई कोर्ट में। और यहीं पर आपको मिलता है हिंदी वाला, मतलब इंग्लिश वाला। और यहाँ पर आपको मिलता है 10 साल तक एडवोकेट। 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। 10 साल तक एडवोकेट कहाँ रहा हो? 10 साल तक सर एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है सर, किसकी बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट की। देखो, सबसे पहले तो नेम रिकमेंडेशन के लिए, नेम रिकमेंडेशन के लिए, नाम के सुझाव के लिए आपको मिल जाता है कोलिजियम। क्या मिलता है? कोलिजियम मिलता है। इस कोलिजियम में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें एक आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 आपको मिलते हैं यहाँ पे जज। जज कहाँ के मिलते हैं? तो जज भी आपको मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये 3 की बहुमत से, जिसमें एक चीफ जस्टिस होना आवश्यक है, उस बहुमत से ये बेसिकली एक नाम रिकमेंड करते हैं और उस रिकमेंडेड नाम को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। मतलब सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। और अगर हम बात करें तो ये भी आर्टिकल 124 में आपको देखने के लिए मिलता है। 124 नंबर के आर्टिकल में ही ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि कोलिजियम तो हमने समझ लिया जो भी काम कर रहा है। एनजैक के लिए कौन सा अमेंडमेंट करवाया गया था? वो कौन सा संशोधन था, वो कौन सा अमेंडमेंट था जो एनजैक के लिए करवाया गया था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए। फटाफट से कमेंट कीजिए जवाब जल्दी से।
बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग जो हैं वो जवाब दे रहे हैं क्या, 99th अमेंडमेंट, 99वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा अमेंडमेंट कराया गया था, तो 99th अमेंडमेंट करवाया गया था, 99वां संवैधानिक संशोधन करवाया गया था। और अगर हम बात करें इसमें क्या था, एनजैक। एनजैक बोले तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है किसे, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। तो क्या है सवाल का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा भारत का राष्ट्रपति। त्यागपत्र दिया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, तो यहाँ इस सवाल का सही जवाब रहेगा, आपको पता है आर्टिकल 124 और 124 के सब क्लॉज 4 और 5 में रिमूवल प्रोसेस के बारे में दे रखा है, ठीक है। और हम सभी लोग जानते हैं जैसे भारत में राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, उसी प्रकार से बेसिकली एक हटाने की प्रक्रिया मिलती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या होती है, रिटायरमेंट एज पूछ रहा है। अगर यही सवाल उसने पूछा होता हाई कोर्ट पे, तो देखो पहले 60 साल हुआ करती थी, 60 ईयर्स हुआ करती थी, मगर अभी कितनी है, अभी है 62 ईयर्स। कब चेंज हुई थी, 1963 में चेंज हुई थी। कौन सा अमेंडमेंट कराया गया था, तो 15वां अमेंडमेंट कराया गया था, 15th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। इस सवाल का सही जवाब 65 वर्ष है, 65 आपको रिटायरमेंट एज मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है, देखिए सर 2,80,000 रुपये सैलरी है हमारे चीफ जस्टिस की, 2,80,000 ये आपको सैलरी मिलती है किसकी, ये बेसिकली आपको सैलरी मिलती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की, ये सैलरी आपको मिल जाती है। सवाल का सही जवाब है संसद के द्वारा, ठीक। न्यायाधीशों का वेतन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय किया जाता है, तो संसद के द्वारा। और अगर हम जजेस की सैलरी देखेंगे तो वो 2.5 लाख है। जजेस की सैलरी अगर आप देखेंगे तो जजेस की सैलरी कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको मिलती है 2.5 लाख, 2.50 पर मंथ के बेसिस पर ये सैलरी आपको मिलेगी। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ पर बेसिकली वकालत कर सकते हैं, चलिए जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलता है 124 का सब क्लॉज 7। आकाशवाणी का नाम सुना है आप लोगों ने, ज़रूर सुना होगा सर आकाशवाणी का नाम। तो बेसिकली मैंने कहीं पर एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो इंटरव्यू देकर आए हैं आकाशवाणी में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में वहाँ पर उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू दिया है। DY चंद्रचूड़ साहब की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो रिटायर होने के बाद किसी न्यायालय में सेवा दे पा रहे होते तो बेसिकली वो आकाशवाणी में ना जाते इंटरव्यू देने। आप बोलोगे क्या ज़रूरत है, सर देखो जिसके शरीर को बेसिकली काम करने की आदत है, जो बेसिकली चाहता है वो सुबह उठे, कपड़े पहने, अच्छे से अपना तैयार हो और ऑफिस जाए, ड्यूटी पे जाए, वो सर घर में बैठना पसंद नहीं करता। अगर हम हमारे पिता को बेसिकली देखेंगे तो वो बुज़ुर्ग होने के बाद भी आज ये मानते हैं कि भाई मैं घर में बैठ के क्या करूँगा। और जिसको व्यक्ति को आलस की आदत पड़ी है भाई, वो चाहे 25 का है, 30 का है, 35 का है, चाहे वो 60 का है, वो सोने में ही बिलीव करता है। तो सवाल का सही जवाब है किसी भी न्यायालय में नहीं। बट अगर यही क्वेश्चन हाई कोर्ट पर पूछा जाता तो हाई कोर्ट का आर्टिकल 220 है। हाई कोर्ट का एक आर्टिकल आपको मिलता है 220, वो कहता है कि अगर कोई जज रिटायर हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी कर सकता है, एडवोकेट बन सकता है। और जिस हाई कोर्ट में वो जज के रूप में तैनात नहीं था, मतलब जिस हाई कोर्ट में बेसिकली उसने अपनी सेवाएं नहीं दी हैं, वो वहाँ भी
काम कर सकता है एज अ एडवोकेट। क्लियर है? उम्मीद करूँगा पॉइंट समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। इसके लिए आपको आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 126 126 नंबर का आर्टिकल मिलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। किसके बारे में? एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको आर्टिकल 126 मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं धमाकेदार दिवाली की जो सेल है वो अभी चल रही है। ट्रिपल धमाका ऑफ़र चल रहा है जो कि 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक वैलिड है। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज़ पर उत्कर्ष के अप टू 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स को परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो पहले से ही फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये अभी तक आप लोगों ने एनरोल कर लिया होगा। कोई जो कोर्स आप तैयारी करना चाहते हैं, नहीं किया तो अभी आपके पास समय है, जल्दी ही कर लीजिए, ऐसा ना हो समय हाथ से निकल जाए। और जिसने उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपके पास एप्पल या फिर आईफोन है तो आप जाइए बेसिकली सर ऐप स्टोर पे और वहाँ से उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें जुड़ जाइए। साथ के साथ यही 90% का जो डिस्काउंट है, अप टू 90% का जो डिस्काउंट है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। और किस चीज़ पर? तो ये आपको टेस्ट सीरीज़ पर भी देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ बुक्स पर भी डिस्काउंट है, बट वो अलग है, वो 80% के आसपास डिस्काउंट है। ठीक, वो आप बुकशाला से देख सकते हैं, उत्कर्ष ऐप पर ही बुकशाला से वो आप देख सकते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो कह रहा है कि जो अदर बेसिकली जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट तो करता है राष्ट्रपति, बट कैसे? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, वैसे कोलिजन सिस्टम है, बट अगर ऑप्शन में कोलिजन सिस्टम दे रखा होता तो आप उसी को टिक करते। ठीक है ना, ये जो नाम रिकमेंड होके आया है कोलिजन सिस्टम के द्वारा, बट वो पूरी थ्योरी है तो उसको थ्योरी के रूप में पहले समझना पड़ेगा, फिर आप उसे बेसिकली जवाब के रूप में दे सकते हो। बट अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, कोलिजियम में 5 सदस्य होते हैं, ठीक, और इसमें एक तो आपको चीफ जस्टिस मिल जाता है, सीजीआई मिलता है, 4 मिलते हैं सीनियर 4 मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। ठीक, क्लियर है? अब 3 का मेजॉरिटी होता है, 3 का बहुमत होता है, पर 3 में एक मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ज़रूरी है। कोई ये नाम, मतलब मान लीजिए इनके पास 2-3 नाम आए हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है। अब उन 3 नामों में ये चर्चा कर रहे हैं, तो एक नाम पर निष्कर्ष कब निकलेगा? जब 3 की मेजॉरिटी होगी कम से कम, पर उन 3 में एक चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस है उसका होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपल्सरी आपको मिलेगा। अब ये क्या करेंगे सर, ये नाम भेज देते थे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता था, और ये कोलिजन सिस्टम को अपनाया गया था 1993 में। मगर 1998 आते आते राष्ट्रपति ने कहा मेरा क्या अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे फिर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को बेसिकली ये शक्ति के रूप में कोलिजम में आपको मिलेगा देखने के लिए कि राष्ट्रपति उस नाम को एक बार वापस भेज सकता है। और अगर राष्ट्रपति ने उस नाम को वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, तो उस परिस्थिति में ये 5 की मेजॉरिटी से, मतलब 5 के 5 जो सदस्य हैं ना कोलिजम में, फिर उन 5 के 5 सदस्यों को फुल मेजॉरिटी के साथ उस नाम को वापस भेजना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। ठीक, क्लियर है? ठीक, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या अगर लग रही है तो पूछो। ये टॉपिक है भाई, ये टॉपिक के रूप में मैंने वैसे पढ़ा रखा है, अपने बिहार वाले पे ही डला हुआ है ये वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको।
ताकि जो भी चीज़ें हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाए और कवर हो जाए। ठीक, क्लियर? चलिए जी, अब आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीशों के मंडल के सदस्यों की संख्या क्या है? तो 4 आपको मिलेगी। देखो, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी रीड आउट कर लिया और इतनी जल्दी इसका जवाब दे दिया क्योंकि मैं पीछे ही तो जस्ट इस पर चर्चा करके आया हूँ। यहाँ देखिए, वो कह रहा है एक सिस्टम होगा कोलिजियम जो नाम रिकमेंड करेगा, उसमें कितने टोटल होंगे लोग? 5 होंगे सदस्य, एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी कह रहा है वो बाकी कितने जज होंगे जो सीनियर जज होंगे, वरिष्ठ जज होंगे, उनकी संख्या को बताना था। तो उनकी संख्या आपको यहाँ कितनी मिल जाएगी? उनकी संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी 4। ख़त्म हो गया काम सर। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कितना बड़ा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने थ्योरी को कितने अच्छे से कवर कर रखा है और कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। और यकीन मानिए, अगर आपने थ्योरी को सही तरीके से पढ़ रखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती नौकरी लगने से। मैं जब पेपर देने जाता था ना, बेसिकली जो टॉपिक्स नहीं क्लियर होते थे सर, नहीं टिक होते थे, कितना ही तुक्का क्यों ना मारो नहीं टिक होंगे, बट जब टॉपिक क्लियर हो गया ना तो होना ही होना है टिक, समस्या आएगी ही नहीं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? संविधान के कार्यान्वयन की पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर विधि आयोग का प्रतिवेदन? चलिए, क्या रहेगा? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। इसका सही जवाब है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और इसे बनाया गया था 31 अगस्त 2005 को। ठीक, थोड़ा सा पीसीएस, स्टेट पीसीएस के हिसाब से क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो थ्योरी है थोड़ी सी हल्की सी अलग है, तो उसको अलग से पढ़ने की हमें ज़रूरत है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। ये होमवर्क के रूप में लिखिए सर क्वेश्चन, मैं चाहूँगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो ज़रूर दें। मगर इसके स्थान पर, इसके बिहाफ पर मैं आपको एक अन्य क्वेश्चन करवा दूंगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए जो पैनल बनेगा उसमें कम से कम कितने जजेस आपको देखने के लिए मिले? 10, 9, 7 या फिर 5? तो देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखिए, जैसे 5 पंच आपको देखने के लिए मिलते हैं, सरपंच 5 पंच आपको देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही अगर एक पैनल आप बना रहे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम से मिनिमम जो संख्या देखने के लिए मिलती है वो 5 होती है। 5 जजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आज तक जो सबसे बड़ा पैनल बना है वो 13 जजेस का बना था केशवानंदा भारती केस में। 13 जजेस का सबसे बड़ा पैनल बना था। किस में बना था? तो केशवानंदा भारती केस में ये सबसे बड़ा पैनल आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्श अधिकारिकता के, अपीलीय अधिकारिकता के, मूल अधिकारिकता के अंतर्गत या फिर रिट अधिकारिकता के? केंद्र और राज्य के। देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 131 जो कहता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्र अधिकार। और अगर हम बात करें 131 तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर स्टेट वर्सेस स्टेट होता है, 2 राज्यों के बीच विवाद होता है, बस वो पानी का विवाद नहीं होना चाहिए वरना उसके लिए वाटर ट्राइब्यूनल है।
पानी न्यायाधिकरण आपके लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यदि यूनियन वर्सेस स्टेट होता है, मतलब केंद्र और राज्य में लड़ाई हो जाती है। और तीसरा है यदि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन का डिस्प्यूट है, इनके चुनाव का मामला है, तो इन तीनों पर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत डिसीजन देता है, मतलब मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। मतलब ऑप्शन नंबर सी और आर्टिकल नंबर 131, आर्टिकल नंबर 131 ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ गया, दिक्कत कहीं नहीं होगी किसी प्रकार की। इसके अलावा एक आपको मिलता है आर्टिकल 132 जो आपको बताता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जिसे अपील क्षेत्र अधिकार कहा गया है, अपील ज्यूरिसडिक्शन कहा गया है। ठीक है, अपील क्षेत्र अधिकार कहा गया है, अपील ज्यूरिसडिक्शन कहा गया है। ये वो मामले हैं जो बेसिकली हाई कोर्ट से या निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं। ठीक, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपको देखने के लिए यहाँ मिलते हैं, तीनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल आपको मिलता है आर्टिकल 143 जो आपको बताता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, सलाह क्षेत्र अधिकार के बारे में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाह क्षेत्र अधिकार, जहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह दे सकता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी ही होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक, और जो सलाह सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, बेसिकली उस सलाह को मानने के लिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी बाध्य नहीं है कि सलाह उसे माननी ही होगी। ठीक, आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, चलिए, तो 15वां क्वेश्चन और 18वां ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं सर। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, एक 15वां क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन और एक 18वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तदर्थ और अतिरिक्त न्यायाधीश। मैं चाहूँगा इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा और याद दिलवाना चाहूँगा कि देखिए, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर थ्योरी। जैसे स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है, SLP क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बेसिकली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत कुछ है सर। जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप बेसिकली थ्योरी से नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, तब तक बहुत कठिन है चीज़ों को क्लियर करना। कितने क्वेश्चन रट लोगे, बट क्वेश्चन अब मान लीजिए 10 तरीके के क्वेश्चंस हैं, बट आपने अगर एक बार थ्योरी पढ़ ली तो 10 के 10 क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। वरना 10 के 10 क्वेश्चंस के अलग आंसर याद करो, और जहाँ हल्की से उसने भाषा बदल दी वहाँ दिक्कत। तो यहाँ पर उत्कर्ष का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है 24 से लेकर 3 अक्टूबर तक। ये आपको 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। कोर्सेज़ पर अप टू 90% डिस्काउंट है, साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी है। और इतना ही नहीं, जब लाइव क्लासरूम कोर्स आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड जो कोर्स मिलेंगे वो एकदम साथ में फ्री मिल जाते हैं। और ये देने की वजह इसलिए है, अब मान लीजिए जो लाइव क्लासरूम से कोर्स चल रहा है, अब मान लीजिए भाई अभी सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में मिडाइवल चल रहा है। अब आप चाहते हो पहले एंशेंट पढ़ ली जाए, फिर आप मिडाइवल देखना चाहते हो, या फिर आपको लगता है आपका पेपर है भाई तो आप एंशेंट भी चाहते हो, मिडाइवल भी साथ में हो जाए, तो भैया एक क्लास में अपना जो लाइव चल रही है वो वहाँ से एंशेंट, वहाँ से मिडाइवल कर लो, और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है वहाँ से एंशेंट कर लो। तो आपको जल्दी फास्ट ट्रैक तरीके से काम भी आपका कवर हो सकता है। तो ये बेनिफिट मिलेगा जब आप बेसिकली इस कोर्स में जाते हैं तो। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स क्लियर। इसके साथ साथ मैंने बताया टेस्ट सीरीज़ और बुक पे तो जो डिस्काउंट है वो अलग चल ही रहा है, और टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है क्योंकि ALP, इसके अलावा RPF SI, RPF कांस्टेबल, NTPC, GD, इन सब का पेपर आपको पता है कि भाई आने वाला है। मतलब बेसिकली रेलवे के तो सारे एग्ज़ाम्स हैं नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जो होमवर्क के रूप में छोड़ा है उनका जवाब ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।